हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 5 मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन। डियर स्टूडेंट्स, चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। इसके लिए आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन या प्लेलिस्ट चेक कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की वीडियो के लिंक दिए गए हैं। तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 5। दीपा, ए क्यूरियस 11-year-old गर्ल, लिव्स इन ए टाउन ऑफ द स्टेट ऑफ हरियाणा। दीपा, जो एक जिज्ञासु 11 साल की लड़की है, हरियाणा स्टेट के एक टाउन में रहती है। द न्यू स्कूल ईयर हैज़ स्टार्टेड। स्कूल का नया सत्र आरंभ हो चुका है, यानी कि नई क्लास शुरू हो चुकी है। दीपा नीड्स ए न्यू यूनिफॉर्म सिंस शी हैज़ ग्रोन टॉलर। दीपा को एक नई यूनिफॉर्म की ज़रूरत है क्योंकि अब वो बड़ी हो चुकी है, यानी कि उसकी हाइट बढ़ चुकी है। हर मदर टेक्स हर टू ए क्लॉथ शॉप। उसकी मदर उसको एक कपड़े की दुकान पर ले जाती है। शी आस्क्स फॉर ए 2-meter क्लॉथ पीस। वह 2 मीटर कपड़ा मांगती है या 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा मांगती है। द शॉपकीपर मेजर्स द क्लॉथ यूजिंग ए मेटल मेजरिंग रोड। और जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो कपड़ा कैसे मापता है? एक मेटल की मेजरिंग रोड से उस कपड़े को मापता है, यानी कि 2 मीटर कपड़े को। ये देखो, ये आपको चित्र में दिखाई गई है, ये है मेजरिंग रोड, मेटल मेजरिंग रोड, ये मेटल की होती है। देन द टेलर टेक्स द मेजरमेंट यूजिंग ए फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। उसके बाद जो टेलर है वो उसका माप लेता है, किसका यूज़ करके? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करके उसका माप लेता है। हर मदर इंस्ट्रक्ट द टेलर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ हर यूनिफॉर्म बाय 4 अंगुल 4 फिंगर्स विड्थ। उसकी माँ दर्जी से कहती है कि वर्दी की लंबाई, यानी कि यूनिफॉर्म की लंबाई 4 अंगुल अधिक रखे, यानी कि 4 अंगुल उसकी यूनिफॉर्म की लंबाई बढ़ा दे। अंगुल का मतलब यहाँ पे उंगलियाँ, जैसे कि मान लो ये 1 उंगली, ये 2, ये 3, ये 4, जितनी ये इसकी चौड़ाई हुई इतनी उसकी जो यूनिफॉर्म की लंबाई बढ़ा दे। देखो, ये हमें एक पिक्चर दे रखी है किसकी? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप की। आगे है, अब दीपा के मन में एक क्वेश्चन आया, आर द टेप एंड रोड सिमिलर टू द स्केल दैट द एल्डर सिस्टर हैज इन हर ज्योमेट्री बॉक्स? व्हाट डिड मदर मीन बाय 4 अंगुल? अब उसके मन में क्या विचार आया? क्या फीता, जो ये वाला फीता है, क्या फीता और जो छड़ है, रोड है, उस पैमाने के समान है जो मेरी बड़ी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में है? 4 अंगुल से माँ का क्या तात्पर्य है? यानी कि 4 अंगुल जो माँ ने कहा था उसको, दर्जी को, उसका क्या मतलब है? देखो, जैसा आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ये एक स्केल होता है, तो ये सोच रही है कि क्या जो मेरी बहन के ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल है और जो दुकानदार ने रोड से मापा था कपड़े को, और दुकानदार और जो टेलर ने फीते से मापा था, क्या सेम स्केल है? दीपा शेयर्स हर एक्सपीरियंस विद हर स्कूल फ्रेंड अनीश, हरदीप, पद्मा, तस्नीम, एंड दिस लीड्स टू ए डिस्कशन अमंगस्ट देम। दीपा अपने एक्सपीरियंस को स्कूल के मित्रों अनीश, हरदीप, पद्मा एवं तस्नीम के साथ साझा करती है और इससे उनके बीच चर्चा शुरू हो जाती है। अब क्या चर्चा शुरू हुई है? हम देखें, ये देखो, ये सभी स्कूल फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब क्या चर्चा शुरू हुई है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। 5.1 हाउ डू वी मेज़र? हम कैसे मापते हैं? अब सबसे पहले हरदीप कहता है, आई हैव सीन माई ग्रैंड मदर मेजरिंग क्लॉथ बाय द लेंथ ऑफ हर आर्म। हरदीप कहता है, मैंने अपनी दादी माँ को अपने हाथ की लंबाई से कपड़ा मापते हुए देखा है। हैव यू एवर सीन हाउ ए फार्मर मेजर्स लेंथ
टू डिवाइड हिज फील्ड इनटू बैड्स। क्या आपने कभी किसी किसान को अपने खेत की क्यारियां बनाने के लिए खेत की लंबाई मापते हुए देखा है? He walks and counts the number of his strides, से पद्मा। वह चलता जाता है और अपने कदमों की संख्या गिनता जाता है, पद्मा कहती है। यानी कि पद्मा ने खेत का एग्जाम्पल दिया है कि किसान कैसे अपनी क्यारियां मापता है, कैसे उनको बनाता है। Oh, not just the length of the strides, sometime they also use the length of their feet to measure, adds अनीश। अब देखो अनीश क्या कह रहा है, अरे कदम ही नहीं, कभी कभी वे मापने के लिए अपने पैर के पंजे की लंबाई का भी उपयोग करते हैं। अनीश कहता है ऐसा। आगे है फिर दीपा क्या कहती है, दीपा सेज मेजरिंग लेंथ यूजिंग बॉडी पार्ट must be so much fun. Let us also measure something using a body part. दीपा उत्साह से कहती है, बड़ा ही एक्साइट होकर कहती है, शरीर के अंगों का उपयोग कर लंबाई मापना बहुत रोचक होगा। आओ हम भी शरीर के अंगों का उपयोग कर कुछ मापते हैं। दीपा कह रही है अब हम कुछ मापते हैं अपने बॉडी पार्ट का यूज करके। What should we measure? हमें क्या मापना चाहिए? ओके, let us measure the length of the table in our classroom. ठीक है, says तस्नीम। अब तस्नीम कहती है ठीक है, हम अपनी क्लास का जो हमारी क्लासरूम में जो टेबल रखा है उसकी लेंथ को हम मापते हैं। पद्मा एड्स एंड विच बॉडी पार्ट शुड वी यूज टू मेजर इट। पद्मा कहती है हम किस बॉडी पार्ट का यूज़ करें इसको मापने के लिए, इसकी लेंथ मापने के लिए। दीपा सेज लेट अस यूज़ आवर हैंड स्पैन। दीपा कहती है आओ हम अपनी हैंड स्पैन का यूज़ करें। हैंड स्पैन क्या होती है, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, इसको बोलते हैं हैंड स्पैन। आई विल शो यू हाउ टू यूज़ इट। मैं तुम्हें, दीपा कहती है मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं। आई हैव सीन माई मदर यूजिंग इट। मैंने अपनी माँ को इसका यूज़ करते हुए देखा है। सी कॉल्स इट बालिश्त। वह इसको बालिश्त कहती है। यानी कि हिंदी में अगर कहे तो हैंड स्पैन को क्या बोलते हैं, बालिश्त बोलते हैं। हरदीप एड्स। हरदीप अब क्या कहता है, ओके लेट अस आल्सो नोट डाउन आवर मेजरमेंट। चलो हम इसकी जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, जो हम माप रहे हैं, उसको हम नोट भी कर लेते हैं। अब उन्होंने फिर एक टेबल बनाई है, एक मेजरिंग द लेंथ ऑफ द टेबल। ठीक है, इसके लिए एक तालिका बनाई है इन्होंने। देखो अनीश है, पद्मा है, तस्नीम है, दीपा है, हरदीप है। जब अनीश मापता है तो स्लाइटली मोर देन 13, 13 से कुछ ज़्यादा आता है। पद्मा मापती है तो 13 हैंड स्पैन आती हैं। और तस्नीम जब मापती है तो स्लाइटली लेस देन, 13 से कुछ कम आती है। दीपा बिटवीन 13 एंड 14, हरदीप की 14 हैंड स्पैन आती है। यानी कि सबकी अलग अलग हैंड स्पैन आती है, क्योंकि देखो सबकी जो हाथ की जो पंजा है, हाथ का जो पंजा है, उसकी आप कह सकते हैं उसकी चौड़ाई अलग अलग होगी। अब पद्मा क्या कहती है, पद्मा सेज ओह द नंबर ऑफ हैंड स्पैन इज़ डिफरेंट फॉर ऑल ऑफ अस। पद्मा कहती है अरे मेज की लंबाई के माप में हम सभी के बालिश्तों की संख्या तो भिन्न भिन्न प्राप्त हुई है। यानी कि जो उनकी हैंड स्पैन थी वो अलग अलग, किसी की 13 आ रही है, किसी की 14 आ रही है, किसी की 13 से ज़्यादा आ रही है, किसी की 13 से कम आ रही है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट द लेंथ ऑफ द टेबल। तो तब हम बालिश्तों में मेज की लंबाई के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई मेज की लंबाई कितनी है, कितने हैंड स्पैन है मेज की लंबाई। बट वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट। तो ये संख्याएं, हरदीप क्या कहता है, सोच विचार कर कहता है कि बट
वाई शुड द नंबर बी डिफरेंट, ये जो नंबर अलग अलग, ये संख्याएं भिन्न क्यों होनी चाहिए, क्यों अलग अलग आई हैं ये। अब तस्नीम कहती है आई कैन गैस, मैं इसका जो अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आवर हैंड स्पैन आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, जो हमारे हैंड स्पैन हैं वो डिफरेंट साइजेस के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं। किसी का हाथ थोड़ा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। अनीस गिव्स एन आइडिया, लेट अस चेक दिस। अनीस अब क्या एक आइडिया देता है कि चलो इसकी जांच करते हैं, इसको चेक करते हैं। So all five of them put their handspan along each other and arrive at the conclusion that the length of their handspan are different. तो वो 5 बच्चे थे, सभी क्या करते हैं, अपनी हैंड स्पैन को, अपनी बालिश्तों को साथ साथ रख देते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम है, ठीक है। तो साथ साथ रख देते हैं और फिर इस नतीजे पर, इस कंक्लूज़न पर पहुंचते हैं कि जो सबकी हैंड स्पैन है वो अलग अलग है। दीपा सेज थॉटफुली, नो वंडर पीपल यूज स्केल एंड मेजरिंग टेप्स। अब दीपा विचारपूर्वक कहती है, सोच समझ कर कहती है, संभवतः यही कारण है कि लोग किसी वस्तु की लंबाई मापने के लिए स्केल या फिर फीते का उपयोग करते हैं, ठीक है। दीपा एंड हर फ्रेंड्स कंपेयर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द लेंथ ऑफ देयर हैंड स्पैन। दीपा और उसके जो साथी हैं अपने अपने हैंड स्पैन की लंबाई से मेज की लंबाई की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। जब मेज की लंबाई को, द लेंथ ऑफ द टेबल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ देयर हैंड स्पैन, और टेबल की लंबाई को किससे एक्सप्रेस किया गया है, हैंड स्पैन की संख्या से एक्सप्रेस किया गया है कि कितने हैंड स्पैन टेबल की लंबाई है। हेयर द हैंड स्पैन यूज्ड फॉर मेजरमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिट। यहाँ पे जो हमने हैंड स्पैन का यूज़ किया है लंबाई मापने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट कहेंगे। तो यहाँ पे लंबाई मापने की यूनिट क्या है, हैंड स्पैन है। एंड द लेंथ इज एक्सप्रेस्ड इन 2 पार्ट्स, ए नंबर एंड ए यूनिट। और इस लेंथ को 2 पार्ट में एक्सप्रेस किया गया है, एक नंबर है उसमें और एक यूनिट है। आगे हम समझते हैं वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ द टेबल इज फाउंड टू बी 13 हैंड स्पैन। इसने कहा है कि अगर एग्जाम्पल लें हम कि लेंथ ऑफ द टेबल कितनी है, 13 हैंड स्पैन है, देन 13 इज नंबर एंड हैंड स्पैन इज द यूनिट सेलेक्टेड फॉर द मेजरमेंट। यहाँ पे जो 13 है वो नंबर है और हैंड स्पैन क्या है, यूनिट है। जब आप मान लो कि टेबल की लंबाई उन्होंने मापी, आई 13 हैंड स्पैन्स, तो यहाँ पे जो 13 है वो नंबर है और जो हैंड स्पैन है वो क्या है, यूनिट है। However, hand spans and their similar units such as length of hand, foot, fist and fingers differ from person to person। ये कह रहा है कि यद्यपि बालिश्त यानी कि हैंड स्पैन और उसके समान अन्य मात्रक, और उसी की तरह हैंड स्पैन की तरह ही दूसरे मात्रक हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, मुट्ठी या अंगुली की लंबाई अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग हो सकती है। अगर हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो जितने भी व्यक्ति होंगे उनकी जो हाथ है, पैर है, मुट्ठी है, अंगुली है, उनकी लंबाई अगर हम उसका यूज़ कर रहे हैं मापने के लिए तो अलग अलग होगी सबकी। Thus there is a need for such a unit for which measurement of the same length made by different people do not differ। अब ये यहाँ पे कह रहा है, अतः एक ऐसे मात्रक की आवश्यकता है, एक ऐसे आप कह सकते हैं एक ऐसे यूनिट की हमें आवश्यकता है जिससे अलग अलग लोगों द्वारा लिया गया एक ही लंबाई का माप एक समान हो। अगर अलग अलग लोग भी उसको माप रहे हों तो सबका रिजल्ट एक जैसा आए, सबका आंसर एक जैसा आए। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है, एक ऐसी यूनिट की ज़रूरत है। आगे कुछ इंडिया के बारे में बताया गया है इस
पैराग्राफ में मोर टू नो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। प्राचीन काल से ही भारत में मापन प्रणालियों का एक समृद्ध इतिहास रहा है, हमारी हिस्ट्री रही है। हमको पुराने ज़माने से ही यानी कि पुराने समय से ही हम मापते आ रहे हैं। प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन भारतीय साहित्य में यानी कि लिटरेचर में कुछ मात्रकों का वर्णन है, जैसे कि अंगुल है, मल्टीपल ऑफ अंगुल है, धनुष है, योजन है। ये कुछ मात्रकों का हमें लिटरेचर में वर्णन मिलता है। उनका उपयोग और इन मात्रकों का उपयोग, इन यूनिट्स का उपयोग किस में किया जाता था? उपयोग कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन में होता था। ठीक है, कलाकृतियों, वास्तुकला और नगर नियोजन यानी कि टाउन प्लानिंग में होता था। बढ़ई और दर्जी जैसे पारंपरिक शिल्पकार आज भी अंगुल का उपयोग करते हैं। आज भी हमें देखने को मिल जाता है कि बढ़ई और दर्जी अंगुल का उपयोग करते हैं। आगे है several objects with ruled marking which could be scale have been excavated from the site of हरप्पन civilization। जो हरप्पन सिविलाइजेशन थी के जब उसको नीचे से खोदा गया, उत्खनन जब उसका किया गया, वहाँ की जगहों पर, स्थलों से प्राप्त अनेक वस्तुओं में क्या दिया गया है? मार्किंग्स है, कुछ रूल्ड मार्किंग है, कुछ निशान आप देखने को मिलते हैं आपको, जिसमें चिन्ह पाए गए हैं जो स्केल हो सकते हैं। तो ये इंडियन हिस्ट्री के बारे में, प्राचीन हिस्ट्री के बारे में बताया कि प्राचीन समय से ही पुराने समय से ही हम स्केल्स का यूज़ करते आ रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.2 स्टैंडर्ड यूनिट्स। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट इवॉल्व विद द टाइम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। संसार के विभिन्न भागों में समय के साथ विभिन्न जो यूनिट्स थी उसका यूनिट यानी कि मात्रक प्रणालियाँ विकसित हुई। तथापि हाउएवर व्हेन पीपल स्टार्टेड ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इट क्रिएटेड ए लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न। तथापि जब लोगों ने एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करना आरंभ किया तब इससे बहुत कन्फ्यूज़न उत्पन्न हुआ। यानी कि मान लो किसी एक देश में लोग दूसरी यूनिट का यूज़ कर रहे थे मापने के लिए, जब वो दूसरे देश में गए तो वहाँ के लोग कोई और यूनिट का यूज़ कर रहे थे, तो इसके कारण क्या हो गया? कन्फ्यूज़न हो गया कि किस तरह से किसी वस्तु को मापा जाए। दिस लेड टू द डिफरेंट countries coming together and adopting a set of standard unit of measurement। अब इसके कारण क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि संसार के विभिन्न देश एक साथ आए तथा मापने के लिए मानक मात्रकों के विषय में एक मत होने लगे और इन्हें अपनाने लगे। अब उन्होंने क्या डिसाइड किया कि अब हम स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करेंगे। ठीक है, वो एक मत हो गए कि भाई हम इस स्टैंडर्ड यूनिट का यूज़ करेंगे जहाँ पर इसका हर जगह उपयोग इसी स्टैंडर्ड यूनिट का हो। द सिस्टम ऑफ यूनिट नाउ यूज्ड इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट और SI यूनिट। जो अब सिस्टम ऑफ यूनिट हम यूज़ करते हैं मापने के लिए उसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है या फिर SI यूनिट कहा जाता है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, और SI यूनिट ऑफ लेंथ की क्या है? मीटर है। इट्स सिंबल इज़ M, और इसका सिंबल क्या है? M। ए मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2। ये आपको एक मीटर स्केल दिखाया गया है। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिवीज़न, और 1 मीटर को किस में डिवाइड किया गया है? 100 इक्वल डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। ईच डिवीज़न इज कॉल्ड ए सेंटीमीटर, और हर एक फिर उस डिवीज़न को सेंटीमीटर कहा जाता है। यू मे बी फैमिलियर विद ए स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग शोन इन फिगर 5.3। और आपने भी इस तरह का क्या देखा है? इसी तरह का एक स्केल देखा है जो 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, जो आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स में देखते हो, यहाँ पे दिखाया गया है। इस तरह का स्केल आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का, इस तरह का। ठीक है,
उसके बाद है हमारे पास लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग्स फ्रॉम 0 to 15। जो आप स्केल देखते हो अपने ज्योमेट्री बॉक्स में, उसमें मार्किंग लगी होती है, 0 से लेके 15 तक लिखा होता है, ठीक है, निशान लगे होते हैं। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बिग मार्क्स सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। जो भी आप दो सेक्शन देखते हो, दो सेक्शन के बीच की जो लेंथ होती है, ये 1 और 2 के बीच की कह लो या 5 और 6 के बीच की कह लो, वो कितनी है? 1 सेंटीमीटर है। यानी कि जैसे ऐसे ये स्केल है, यहाँ पे मान लो 0 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो 1 और 2 के बीच में इसकी लेंथ कितनी है? 1 सेंटीमीटर। ऑब्जर्व दैट दीज सेक्शंस ऑफ 1 सेंटीमीटर लेंथ आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। तो अब इस 1 सेंटीमीटर को भी 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। देखो ऐसे दिखा रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? 1 सेंटीमीटर है, और इस 1 सेंटीमीटर के की भी कितने पार्ट कर रखे हैं? 10 इक्वल पार्ट कर रखे हैं। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड ए मिलीमीटर। और इस 1 स्मॉलर पार्ट को क्या बोलेंगे? मिलीमीटर बोलेंगे। 1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। और इस स्केल का यूज करके आप सबसे कम कितनी लेंथ माप सकते हैं? 1 मिलीमीटर। 1 mm इज इक्वल टू 1/10 ऑफ ए सेंटीमीटर। और 1 mm किसके इक्वल होता है? 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। यानी कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। यानी कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? अगर बात करें हम 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ वी यूज ए लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। अगर हमें लार्जर लेंथ, बड़ी लेंथ को मापना है तो हम बड़ी यूनिट का यूज़ करेंगे, उसका नाम है किलोमीटर। विच इज़ इक्वल टू 1000 मीटर। और 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के इक्वल होता है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ, और अगर हमें स्मॉलर लेंथ मापनी है, कम बहुत ही छोटी लेंथ मापनी है, वी यूज़ यूनिट सच एज सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो हम सेंटीमीटर या मिलीमीटर वाली यूनिट का यूज़ करेंगे। कहने का मतलब है, अगर हमें बड़ी लेंथ मापनी है तो हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे, अगर हमें छोटी लेंथ मापनी है तो या तो हम सेंटीमीटर का यूज़ करेंगे या फिर हम मिलीमीटर का यूज़ करेंगे। तो आप ये याद कर लें, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, और 1 सेंटीमीटर 100 मिलीमीटर के इक्वल होता है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लें। अब यहाँ पे दे रखा है, वुड इट बी convenient to use the unit meter to measure larger length such as the length of a railway track between two cities, or to measure smaller length such as thickness of a page of a book। क्या बड़ी लंबाइयों जैसे कि दो शहरों के बीच रेल की पटरियों की लंबाई, अथवा छोटी लंबाइयों जैसे कि किसी पुस्तक के पृष्ठ की मोटाई मापने के लिए मीटर का मात्रक के रूप में उपयोग सुविधाजनक रहेगा। ये कह रहा है जो रेलवे लाइन की लंबाई क्या हम मीटर में माप सकते हैं, या फिर कोई किताब है, कोई बुक है, उसके जो पेज हैं क्या उसकी लंबाई मापने के लिए मीटर ठीक रहेगा? तो दोनों के लिए मीटर ठीक नहीं रहेगा। जो बड़ी है लंबाई उसको मापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करेंगे, और जो बिल्कुल कम है उसके लिए हम मिलीमीटर का यूज़ करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास, इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। आपने कुछ जो स्केल में एक अन्य प्रकार का जो मार्किंग भी देखी होगी, अन्य प्रकार के निशान भी देखे होंगे। दिस स्केल मार्किंग इज़ इन इंचज़। और ये जो मार्किंग है, ये जो निशान है, ये किसके हैं? इंचज़ के हैं। इंच में भी हम माप सकते हैं। वेयर 1 इंच इज़ इक्वल टू
2.54 सेंटीमीटर। इसको भी आप याद कर लें, इंपॉर्टेंट है। 1 इंच किसके इक्वल होता है? 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। इन अर्लियर डेज यूनिट सच एज इंच एंड फुट वर यूज टू मेजर लेंथ। और पुराने समय में यूनिट, ये वाली यूनिट यानी कि इंच और फुट का यूज़ भी मापने के लिए, लेंथ मापने के लिए किया जाता था। दीज यूनिट आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल। और इन यूनिट्स का भी अब कुछ लोग यूज़ अभी भी करते हैं। देखो ये दिखा रखा है यहाँ पे, हमें ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है? ये है 1 इंच। और 1 इंच में कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है। अब आगे है हमारे पास ये क्वेश्चन पूछ रहा है, सोच रहा है, suppose we all measure the length of the table again, but this time using a meter scale, will our result still be different? मान लो कि हम फिर से मेज की लंबाई मापते हैं, किंतु इस बार हम मीटर पैमाने का यानी कि मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। क्या हमारा जो रिज़ल्ट है अब भी अलग अलग होगा? ये कह रहा है। ठीक है, क्या अब भी रिज़ल्ट अलग अलग होगा अगर मीटर स्केल से मापें? तो नहीं होगा। अब ये कह रही है नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग ए स्केल टू मेज़र लेंथ। पर हम, वो कह रहे हैं कि अलग अलग नहीं होगा। लड़की कह रही है बट वी शुड फर्स्ट, पहले हम क्या सीख लेते हैं कि जो स्केल का कैसे यूज़ करना है मापने के लिए, सही तरीके से किस प्रकार से यूज़ करना है, वो हम सीख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक यही है, करेक्ट वे ऑफ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को हमने कैसे मेज़र करना है। फॉर मेजरिंग एनी लेंथ वी नीड ए एप्रोप्रिएट स्केल। अगर हमें किसी लेंथ को मेज़र करना है तो हमें एक बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट हमें स्केल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू मेज़र द लेंथ ऑफ योर पेंसिल यू मे यूज़ ए 15 सेंटीमीटर स्केल। अगर हमें किसी पेंसिल की लेंथ मापनी है तो हम उसको 15 सेंटीमीटर स्केल से माप सकते हैं। सिमिलरली, इफ़ द हाइट ऑफ ए रूम इज़ टू बी मेजर्ड, अगर एक रूम की हाइट हमने मेज़र करनी है, वी मे नीड ए मीटर स्केल और ए मेजरिंग टेप। तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? या मीटर स्केल की ज़रूरत पड़ेगी या फिर हम मेजरिंग टेप से उसको माप सकते हैं। यू कैन नॉट डायरेक्टली मेज़र द गर्थ ऑफ ए ट्री और द साइज ऑफ योर चेस्ट यूजिंग ए मीटर स्केल। अगर हमें किसी पेड़ की मोटाई मापनी हो, मान लो इस तरह से पेड़ है, पेड़ की मोटाई मापनी हो कि कितनी है, या फिर अपनी छाती की साइज मापना हो, चेस्ट का साइज मापना हो, तो हम डायरेक्टली मीटर स्केल का यूज़ नहीं कर सकते। फॉर सच मेजरमेंट फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप सच एज टेलर्स टेप इज़ मोर सुटेबल। इसके लिए मीटर स्केल नहीं, हम फ्लेक्सिबल लचीला होना चाहिए, उस मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे जो टेलर के पास जैसी होती है। वाइल मेजरिंग लेंथ वी नीड टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट। जब हम लेंथ को मापते हैं तो हमें कुछ पॉइंट की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अब वो क्या पॉइंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू प्लेस द स्केल। स्केल को, पैमाने को वस्तु के संपर्क कैसे सही तरीके से रखेंगे, पैमाने को रखने की सही विधि क्या है सही तरीका स्केल को रखने का। प्लेस द स्केल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ एज शोन इन फिगर। हमें क्या करना है, स्केल को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के साथ साथ हमें रखना है। वस्तु जो भी रखी है, मान लो ये वस्तु है, ठीक है, ये वाली वस्तु है, स्केल को इसकी लंबाई के साथ साथ ऐसे साथ रखना है। पहला पॉइंट ये है, ठीक है, सीख गए आप। तो आगे है, व्हाट इज़ द करेक्ट पोजीशन ऑफ द आई वाइल रीडिंग द स्केल। अब हमें देखना, जब हम उसको देख रहे हैं स्केल को पढ़ते समय, आँख की सही स्थिति क्या है, आँख कहाँ पर होनी चाहिए जब हम उसकी रीडिंग पढ़ेंगे कि ये कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है, तो कहाँ होनी चाहिए आँख। फॉर एग्जाम्पल,
इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेजर द लेंथ ऑफ ए पेंसिल बाय अलाइनिंग इट विद ए स्केल। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए, यदि आप एक पेंसिल को स्केल के साथ साथ रख रहे हैं और उसका माप लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो द पोजिशन ऑफ योर आई शुड बी डायरेक्टली अबव द टिप ऑफ द पेंसिल। आपकी जो आँख की पोजीशन है वो पेंसिल की नोक के ठीक ऊपर होनी चाहिए। जैसे इसमें दिखा रखा है, देखो ये स्केल से हम माप रहे हैं, ऐसे पेंसिल रख दी हमने, तो हमारी आँख कहाँ होनी चाहिए, ये जो नोक है पेंसिल की, इसके बिल्कुल यहाँ पर, बिल्कुल सीध में इसके ऊपर, बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि ऐसे तिरछी हो, ठीक है, ये बिल्कुल बीच में, ऐसे बिल्कुल ऊपर से हमें उसको देखना है, तब उसको मेज़र करना है, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मेज़र कर सकते हैं, इसकी रीडिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे समझ। अब नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ टू मेज़र द लेंथ इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन। अब हम एक, यदि जो स्केल है अगर उसके सिरे टूटे हुए हैं, उसके एंड्स टूटे हुए हैं, तो लंबाई का मापन कैसे करेंगे, लंबाई को कैसे मापेंगे, ये भी दिखा रखा है। अगर हमारे पास एक टूटा हुआ स्केल है, जैसे एग्जांपल दे रखा है, ये एक टूटा हुआ स्केल है, टूटा हुआ स्केल है, फिर हम उसको कैसे मापेंगे। इफ़ द एंड्स ऑफ द स्केल आर ब्रोकन और द जीरो मार्किंग इज़ नॉट क्लियर, इट कैन स्टिल बी यूज्ड फॉर मेजरमेंट। अगर आपका स्केल टूटा हुआ है, ठीक है, और उसमें जीरो मार्किंग आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, क्लियर नहीं है, फिर भी आप इसका यूज़ मापने के लिए कर सकते हैं। इस तरह से वो आगे बता रहा है, विद सच ए स्केल यूज़ एनी अदर फुल मार्क ऑफ द स्केल। इसके लिए हम किसी दूसरे फुल मार्क का यूज़ करेंगे, जीरो तो है नहीं उसमें, से 1.0 यानी कि 1 ले लिया हमने, देन यू मस्ट सब्ट्रैक्ट द रीडिंग ऑफ दिस मार्क फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द अदर एंड। आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे। फिर हम क्या करेंगे, इस मार्क जो अदर हैंड में जो रीडिंग है उसमें से इस मार्क की रीडिंग को माइनस कर देंगे। अब इसने एग्जांपल दिया, अब आपको समझ आएगा कि कैसे। फॉर एग्जांपल इन फिगर 5.6 ये फिगर दे रखी है इसने, द रीडिंग एट वन एंड इज़ 1.0। यहाँ पे ले ली इसने, यहाँ से ले लिया रीडिंग, ठीक है, यहाँ से लिया रीडिंग, यहाँ से स्टार्ट किया 1.0 से, एंड द अदर एंड इज 10.4, और दूसरा जो पॉइंट ले लिया वो ले लिया यहाँ पे, यहाँ तक कितना है 10.4, यानी कि 1 से लेके 10.4। देयर फॉर द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो इस ऑब्जेक्ट की लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये कितनी होगी। फिर क्या करना है, जो लास्ट वाली रीडिंग है 10.4, उसमें से ये शुरू वाली रीडिंग माइनस कर देनी है, यानी कि कितना बचा, फिर माइनस करके 9.4 सेंटीमीटर इस ऑब्जेक्ट की लेंथ है। तो ये आपने मेथड अपनाना है, ठीक है, अगर आपका जो स्केल है वो टूटा हुआ है। आगे हमारे पास है, हाउ डू विजुअली चैलेंज स्टूडेंट मेजर लेंथ। जो विजुअली चैलेंज, जिन को नहीं दिखता, ठीक है, जिन विद्यार्थियों को, जिन स्टूडेंट्स को नहीं दिखता, यानी कि जो अंधे हैं, ठीक है, वो कैसे लंबाई का मापन करते हैं। दे यूज स्केल्स विद रेज्ड मार्किंग डैट कैन बी फेल्ट बाय टचिंग दैम। तो वे उभरे अंकन बिंदु वाले स्केल का उपयोग करते हैं जिन्हें स्पर्श से महसूस किया जा सकता है। जो इनके जो मार्किंग होती है वो उभरी हुई होती है, थोड़ी उठी हुई होती है, जब वो अपनी उंगलियों से इसको छुएंगे तो फिर उनको इनका एहसास हो जाता है कि ये कितनी रीडिंग है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक है, इस तरह से वो यूज़ करते हैं। उनका जो स्केल होता है वो थोड़ा अलग तरह का होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है, थोड़ा उठा हुआ होता है उसमें मार्किंग, ताकि वो अपनी उंगली से स्पर्श करके, छू कर उसका पता लगा सके। अब हमारे पास आगे है एक्टिविटी, इसने दे रखी है एक्टिविटी 5.1, लेट अस मेजर, आओ मापन करें, आओ मापें। सेलेक्ट सम ऑब्जेक्ट अराउंड यू सच एज कॉम, ए पेन, ए पेंसिल एंड इरेजर टू मेजर देयर लेंथ। तो आपने कुछ ऑब्जेक्ट लेने हैं, जैसे कि कंघी ले ली, पेन ले लिया, पेंसिल ले ली, इरेजर ले ली, और उसकी फिर आपने लेंथ को मेज़र करना है। मेज़र देयर लेंथ 1 by 1 यूजिंग ए मीटर स्केल, मीटर स्केल का यूज़ करके आपने 1 by 1 इनका मापन करना है। एंड नोट डाउन द मेजरमेंट इन टेबल 5.2, और ये 5.2 है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे आप, क्या कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आपने यूज़ किया, और यहाँ पे उनकी लेंथ लिखेंगे, ठीक है। अब while writing
द लेंथ डू नॉट फॉरगेट टू राइट द यूनिट आल्सो। जब आप उसकी लेंथ लिख रहे हो, मान लो पेंसिल की लेंथ लिख रहे हो, तो उसकी यूनिट भी आपने लिखनी है। आप मिलीमीटर में माप रहे हो, सेंटीमीटर में माप रहे हो या मीटर में माप रहे हो, ठीक है, उसकी लेंथ आपने लिखनी है, और सॉरी उसकी यूनिट आपने लिखनी है। दस योर रिजल्ट विल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो आपका जो रिजल्ट होगा वो टू पार्ट में होगा। वन पार्ट इज ए नंबर एंड अदर पार्ट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मान लो आपने पेंसिल की लेंथ मापी है 10 सेंटीमीटर, तो इसमें आपके दो पार्ट हैं, एक है नंबर वाला पार्ट यानी कि 10 और दूसरा है यूनिट वाला पार्ट यानी कि सेंटीमीटर। तो हमें पता लग गया कि हमने किस यूनिट में इसको मापा है, सेंटीमीटर में हमने इसको मापा है। सम ऑफ योर फ्रेंड्स इन द क्लास वुड हैव मेजर्ड द लेंथ ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट। फिर आपकी कक्षा में आपके जो मित्र हैं, मित्रों ने भी उन्हीं वस्तुओं की लंबाई मापी होगी जिनका मापन आपने किया है। कंपेयर द लेंथ मेजर्ड बाय यू विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। आप कंपेयर करो कि आपके मित्रों ने जो मापा है और जो आपने मापा है उसको कंपेयर करो, क्या उसमें कुछ कम ज़्यादा आया है। आर द मेजर्ड लेंथ द सेम और स्लाइटली डिफरेंट। क्या जो आपने और आपके मित्रों ने मापा है, क्या उसमें कुछ अंतर है, थोड़ा अंतर है या फिर सेम है। इफ़ नॉट द सेम डिस्कस द पॉसिबल रीज़न फॉर द डिफरेंसेस। अगर सेम नहीं आता, मान लो एक पेंसिल की लेंथ आपने भी मापी और आपके मित्रों ने भी मापी, थोड़ा सा उसमें फ़र्क आ रहा है, तो उसका कारण क्या हो सकता है कि वो डिफरेंस क्यों आया है, तो आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्यों आया, उसने सही से उसका मापन नहीं किया, ठीक है, उसको सही से साथ में या तो नहीं रखा होगा या उसने सही से रीडिंग को नहीं पढ़ा होगा। तो अब ये बच्चा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई आर सम लेंस मेजरिंग डिवाइसेस मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल मटेरियल। जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं जिसे मापा जाता है वो फ्लेक्सिबल क्यों होते हैं, लचीली मटेरियल से क्यों बनाई जाती हैं। इसका आंसर आप पहले समझ चुके हो कि कई लेंथ ऐसी होती हैं जिसको हम मीटर स्केल से नहीं माप सकते, उसमें हमें जैसा टेलर के पास फीता होता है, जैसे पेड़ की मोटाई मापनी है तो उसको फ्लेक्सिबल से ही हम माप सकते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल मटेरियल से बनाया जाता है। अब आगे बता रखा है कुछ कि कैसे यूनिट्स को लिखना है। यूनिट्स ऑफ लेंथ सच एज किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर बिगिन विद द लोअर केस लेटर एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो जितने भी आप मान लो किलोमीटर लिखना है आपने, तो इसमें लोअर केस लेटर होगा। मीटर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे आप, छोटा, ठीक है, कभी भी मीटर को ऐसे नहीं लिखेंगे। सेंटीमीटर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे कि सी कैपिटल है और एम छोटा है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे किलोमीटर में भी दोनों क्या आएंगे, छोटे आएंगे, ठीक है। तो लोअर केस लेटर से हम लिखेंगे एक्सेप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस बिगन हो रहा है फिर आप लिख सकते हैं, मान लो किलोमीटर से ही कोई सेंटेंस शुरू हो रहा है तो के बड़ा आप लिख सकते हैं। देयर सिंबल्स किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर आर आल्सो रिटन इन लोअर केस लेटर एंड आर नेवर फॉलोड बाय एस फॉर द प्लूरल। तो प्लूरल के लिए उसके पीछे हम एस नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप प्लूरल बढ़ाते हैं, जैसे बॉयज़ है, बॉयज़ का बॉय का प्लूरल क्या बनेगा, बॉयज़, हमने एस लगा दिया, ठीक है। इसी तरह से मान लो किलोमीटर है, किलोमीटर को हम ऐसे नहीं लिख सकते किलोमीटर्स, ठीक है। मान लो हमारे पास है 10 किलोमीटर, तो हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 10 किलोमीटर्स, ऐसे नहीं लगाएंगे। 10 किलोमीटर को हम ऐसे ही लिखेंगे 10 किलोमीटर। अगर वो प्लूरल में है तो उसके पीछे ऐसे नहीं लगाएंगे। नोट डैट ए फुल स्टॉप इज़ नॉट रिटन आफ्टर द सिंबल, और कभी भी सिंबल के पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। जैसे हमने लिखा सेंटीमीटर, इसके पीछे फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, ये रूल है कुछ। एक्सेप्ट एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, अगर वो सेंटीमीटर सेंटेंस के बिल्कुल एंड में आता है, ठीक है, तो हम लगा सकते हैं, वो तो सेंटेंस का फुल स्टॉप है, ठीक है। वाइल राइटिंग द लेंथ ऑलवेज लीव ए स्पेस बिटवीन नंबर एंड द यूनिट। जब भी आप लेंथ लिखोगे तो स्पेस होना चाहिए नंबर और यूनिट के बीच में। जैसे मैं लिख रहा हूँ 10 सेंटीमीटर, तो 10 अलग और सेंटीमीटर अलग, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, स्पेस होना
चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ आपको जानकारी थी कि हमने ये यूनिट्स को किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.4 मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। अगर कर्व्ड लाइन हो तो फिर उसको हम कैसे मेज़र करेंगे। कर्व्ड लाइन का मतलब है जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, अगर इस तरह से हो, कर्व हो, तो हम कैसे मापन करेंगे, कैसे मापेंगे, उसके बारे में हम सीखेंगे। अनीश एंड हिज पेरेंट्स फिक्स्ड इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स ऑन the arches of the veranda of their house as shown in figure 5.7 for a celebration at home। जो अनीश है और उसके माता पिता हैं, उनके घर में कोई सेलिब्रेशन थी, कोई उत्सव था, उसके अवसर पर उन्होंने क्या लगाया है, उस मौके पर क्या लगाया, इलेक्ट्रिक स्ट्रिंग लाइट्स, यानी कि बिजली के बल्ब की उन्होंने लड़ी लगाई है। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये देखो, ये बिजली के बल्ब की ऐसे ये लड़ी लगाई है, ये बल्बों की ऐसे इस तरह से उन्होंने आर्चिस पे, जो उनके बरामदे में आर्चिस था, इसको आर्चिस बोलेंगे, उसमें लड़ी लगाई है। हाउ वुड दे हैव मेजर्ड द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लाइट। तो उन्होंने किस तरह से मापा, उन्होंने लड़ी की आवश्यक लंबाई का मापन कैसे किया होगा। इन द केस ऑफ कर्व्ड लाइन, अगर कोई कर्व्ड लाइन है, मेजरमेंट कैन बी मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप और बाय यूजिंग ए थ्रेड एज शोन इन फिगर। अगर कर्व्ड लाइन है, इस तरह की कोई लाइन है, कर्व्ड लाइन है, तो उसको कैसे मापा जा सकता है। इट कैन बी मेजर्ड, कैसे मापेंगे हम, इट कैन बी मेड विद हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल, तो हम फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे या फिर किसी धागे का यूज़ करेंगे, जैसा कि आपको 5.8 में दिखाया गया है। ये दिखाया गया है जैसा कि आपको, देखो, ये था एक, इस तरह से इसको मापना था, तो हमने ऐसे धागा रखा, फिर ऐसे धागा ऐसे रख देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने धागा रख के इसको धागा इस पर रख लिया। द थ्रेड कैन देन बी स्ट्रेटन एंड इट्स लेंथ कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए मीटर स्केल। अब इस तरह से धागा हमने ऐसे माप लिया। ठीक है, अब उस धागे को हम ऐसे सीधा कर देंगे और मीटर स्केल से इसकी लेंथ माप लेंगे। जो इसकी लेंथ होगी वही इस कर्व्ड जो पार्ट है उसकी लेंथ होगी। तो इस तरह से आप धागे का यूज़ करके या फिर फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का यूज़ करके आप कर्व्ड लाइन की लेंथ को माप सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.5 डिस्क्राइबिंग पोजीशन। हम पोजीशन को डिस्क्राइब किस तरह से करते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। वन डे द टीचर इन्फॉर्म हर स्टूडेंट्स डैट शी हैज़ प्लान एन एजुकेशनल विजिट टू ए नियर बाय गार्डन। एक बार टीचर ने बच्चों को, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वो एक एजुकेशनल विजिट पे जाएंगे पास के बागीचे में। ही आस्क्ड द स्टूडेंट टू रीच देयर डायरेक्टली इन द मॉर्निंग। टीचर ने, उसने क्या कहा बच्चों को, स्टूडेंट्स को, कि आपने सीधा ही सुबह वहाँ पर पहुँच जाना है, यानी कि और कहीं नहीं जाना, स्कूल वगैरह नहीं जाना, सीधा ही बगीचे में पहुँच जाना है। दीपा एंड हर फ्रेंड स्टार्ट डिस्कसिंग वेदर द गार्डन वुड बी क्लोजर देन देयर स्कूल और फर्दर। अब दीपा और उसके जो फ्रेंड्स थे उनमें ये चर्चा शुरू हो गई कि जो गार्डन है वो स्कूल के पास है या दूर है। तो सभी अपनी अपनी बातें बताने लगे। तस्नीम एंड पद्मा से डैट द गार्डन वुड बी क्लोजर। तस्नीम और पद्मा ये उन्होंने कहा कि जो गार्डन है वो पास होगा। वाइल दीपा एंड अनीस फील डैट द स्कूल वुड बी क्लोजर। और दीपा और अनीस ने कहा कि स्कूल पास होगा। हरदीप थिंक्स डैट बोथ वुड बी ऑलमोस्ट एट इक्वल डिस्टेंस। और हरदीप ये सोचता है कि जो दोनों के दोनों, यानी कि स्कूल और जो गार्डन है, वो इक्वल डिस्टेंस पे है। वो कैसे बता रहे हैं, देखो, ये दीपा है, ये अनीश, दीपा है, अनीश है, हरदीप का हाउस है, तस्नीम का हाउस है, पद्मा का हाउस है। ठीक है, तो सबसे पहले तस्नीम और पद्मा। तस्नीम
ये तस्नीम है और ये पद्मा है, ये क्या कह रही हैं कि स्कूल वुड बी द गार्डन वुड बी क्लोजर। देखो वो अपने घर से बता रही हैं कि गार्डन पास है उनके घर के, देखो दोनों के घर के पास है गार्डन, तो वो कहेंगी गार्डन पास है। और दीपा और अनीस कह रहे हैं ये दीपा है, ये दीपा है और ये अनीस है, वो उनके घर के पास क्या स्कूल है, तो वो कहेंगे हमारे घर के पास जो स्कूल है वो पास में है। ठीक है। और हरदीप क्या कह रहा है, हरदीप का घर देखो, हरदीप का घर बिल्कुल बीच में है। ठीक है। वो कह रहा है इक्वल डिस्टेंस पे है, गार्डन और जो स्कूल है वो इक्वल डिस्टेंस पे है। तो सबके अपने अपने विचार हैं, कैसे बता रहे हैं, वो अपने घर के हिसाब से वो बता रहे हैं, घर की दूरी के अनुसार बता रहे हैं। Who do you think is correct? अब वही क्वेश्चन आ गया, आप क्या सोचते हो कि उनमें से ठीक कौन है, कौन सही बता रहा है। ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, सभी ठीक हैं। देन वाई आर देयर ऑब्जर्वेशन डिफरेंट, तो जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो डिफरेंट क्यों है, अलग अलग क्यों है, अलग अलग आंसर क्यों आ रहा है उनका। दे आर लोकेटिंग देयर डिस्टेंसेस ऑफ द स्कूल एंड गार्डन फ्रॉम देयर हाउसेज। अलग अलग आने का कारण क्या है कि वो अपना जो डिस्टेंस है कैसे लोकेट कर रहे हैं स्कूल और गार्डन का, अपने घर के अनुसार कर रहे हैं, अपने घर से उसकी जितनी दूरी है उसके अनुसार वो बता रहे हैं। इफ़ इंस्टेड ईच ऑफ देम हैड थॉट ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम ए सेम पॉइंट और पॉइंट से द बस स्टैंड, देन देयर ऑब्जर्वेशन वुड हैव बीन द सेम। अगर वो इस डिस्टेंस को एक फिक्स पॉइंट से बताते, ठीक है, एक सेम पॉइंट से बताते, तो फिर जो उनकी ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल सही आनी थी। जैसे कि यहाँ पे जो इन्होंने पॉइंट ले लिया, ठीक है, सेम जो ऑब्जेक्ट है वो अगर बस स्टैंड से वो बताते दूरी, तो फिर आंसर क्या आता, सेम आता। ठीक है। अगर वो यहाँ से बताते कि गार्डन का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, या उनके घर का डिस्टेंस कितना है, तो फिर उनका जो आंसर है, अगर वो गार्डन से स्कूल, ठीक है, या फिर बस स्टैंड से स्कूल या फिर बस स्टैंड से अगर वो गार्डन का डिस्टेंस बताते, तो फिर उनका सबका आंसर क्या आता, सेम आता। ठीक है। आगे नेक्स्ट है, व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और पॉइंट, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए रेफरेंस पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ये रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, व्हेन डिस्टेंस इज स्टेटेड, जब डिस्टेंस को किसी फिक्स्ड पॉइंट या पॉइंट के अनुसार बताया जाता है, ठीक है, तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या है, अगर बस स्टैंड को रेफरेंस पॉइंट कहें, ठीक है, और बस स्टैंड से अगर गार्डन की डिस्टेंस बताना हो, तो बस स्टैंड जो हमने लिया है वो क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। ठीक है। तो इसका आंसर सबका सेम होगा अगर बस स्टैंड से गार्डन का डिस्टेंस बताए। तो बस स्टैंड क्या मान लिया हमने, एक रेफरेंस पॉइंट मान लिया। ए फ्यू डेज लेटर हरदीप टेल्स हिज फ्रेंड एक्साइटेडली, लेट अस ऑल गो टू द प्लेग्राउंड। कुछ दिनों के बाद हरदीप अपने दोस्तों को कहता है उत्साहपूर्वक कि आओ प्लेग्राउंड में चलते हैं, खेल के मैदान में चलते हैं। द स्पोर्ट्स टीचर वांट्स टू हेल्प हर टू ड्रॉ लाइन्स विद चूना पाउडर फॉर मेकिंग द कबड्डी कोर्ट फॉर द स्पोर्ट्स डे। जो स्पोर्ट्स टीचर है उनकी, वो ये चाहती हैं कि वो उनकी हेल्प करें। किस में हेल्प करें, कबड्डी का जो कोर्ट है, कबड्डी का जो मैदान है, ठीक है, उसको उसमें क्या करने के लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए चूना पाउडर से। ठीक है। पद्मा, वी विल नीड ए लॉन्गर मेजरिंग टेप। पद्मा फिर कहती है कि हमें एक बड़ी मेजरिंग टेप की ज़रूरत पड़ेगी। लेट अस टेक इट फ्रॉम द स्पोर्ट्स रूम। आओ इसको हम स्पोर्ट्स रूम से ले लेते हैं। तो ये रही मेजरिंग टेप। दीपा क्या कह रही है, लेट अस फर्स्ट डिसाइड द पॉइंट ऑन द ग्राउंड from which we will measure the distances to start drawing the line. आओ
सबसे पहले हम ये डिसाइड कर लें, एक पॉइंट को डिसाइड कर लें, ग्राउंड पे एक पॉइंट को डिसाइड कर लें जहाँ से हम वी विल मेजर द डिस्टेंसेस टू स्टार्ट ड्राइंग द लाइन, जहाँ से हम लाइन खींचनी शुरू करेंगे। लेट अस कॉल दिस आवर रेफरेंस पॉइंट, और इस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। तो इन्होंने ये वाला पॉइंट ले लिया, यहाँ से वो क्या करेंगे, कबड्डी का जो कोर्ट है यहाँ से वो जितनी भी लाइनें वो खींचेंगे, जैसे यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, कितना डिस्टेंस है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है, इस तरह से वो खींचना शुरू करेंगे। तो इस पॉइंट को क्या कहेंगे, जो ये फिक्स्ड पॉइंट है इसको बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट है, आफ्टर ए फ्यू डेज पद्मा वाज ट्रैवलिंग बाय बस टू विजिट हर ग्रैंड पेरेंट्स इन दिल्ली। कुछ दिन पश्चात पद्मा बस से अपने नाना नानी जी से मिलने के लिए दिल्ली जा रही थी। ही वॉज ईगर टू रीच दिल्ली एंड वॉज रीडिंग द किलोमीटर स्टोन ऑन द साइड ऑफ द रोड। वह दिल्ली पहुंचने के लिए उत्सुक थी और सड़क के किनारे लगे किलोमीटर स्टोन पत्थरों को पढ़ रही थी। जो किलोमीटर जो ये ऐसे इस तरह का होता है इसको बोलते हैं किलोमीटर स्टोन, उनको वो पढ़ रही थी। ऑन वन ऑफ द किलोमीटर स्टोन्स इट वाज रिटन दिल्ली 70 किलोमीटर। उनमें से एक किलोमीटर स्टोन पर ये लिखा था कि दिल्ली 70 किलोमीटर। फर्दर ऑन द नेक्स्ट किलोमीटर स्टोन रीड दिल्ली 60 किलोमीटर। इसके बाद अगले किलोमीटर स्टोन पर दिल्ली 60 किलोमीटर लिखा था। ईच किलोमीटर स्टोन इंडिकेटेड टू हर डैट शी वाज गेटिंग क्लोजर टू हर पेरेंट्स हाउस। प्रत्येक क्रमागत किलोमीटर स्टोन पर यह इंगित कर रहा था कि वह अपने नाना नानी जी के घर के निकट पहुंच रही थी। जो जो उसको स्टोन दिखा जा रहा था, पहले उसको 70 किलोमीटर वाला दिखा, फिर 60 किलोमीटर वाला दिखा, इस तरह से दिखा जा रहा था और उसको ये पता लग रहा था कि वो अपनी नाना नानी जी के घर के पास पहुंच रही है। दीज किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेटेड हर डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली। ये किलोमीटर स्टोन क्या बता रहे थे कि उसका डिस्टेंस दिल्ली से बता रहे थे कि अब कितना डिस्टेंस उसका दिल्ली से रह गया है। सो दिल्ली इज़ द रेफरेंस पॉइंट इन दिस पोजीशन। तो इस पोजीशन में, ठीक है, इस सिचुएशन में, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में दिल्ली क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। देखो ये चित्र में जैसे दिखा रखा है, या ये दिल्ली है और जैसे यहाँ से पद्मा चली, मान लो पहले 70 किलोमीटर रह गया डिस्टेंस, फिर 60 किलोमीटर रह गया दिल्ली से, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 20, फिर 10 और फिर ये यहाँ पे दिल्ली ये पहुँच गई। ठीक है, जैसे जैसे वो किलोमीटर स्टोन देखी जा रही थी उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा था। व्हाट डू सच किलोमीटर स्टोन्स इंडिकेट? ये जो किलोमीटर स्टोन्स हैं ये क्या बताते हैं? हाउ कुड पद्मा कंक्लूड that she was getting closer to her destination? पद्मा को कैसे पता लग रहा था कि वो अपने जहाँ पे उसने पहुँचना है, डेस्टिनेशन पर पहुँचना है, वो उसके पास आती जा रही है। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि ये किलोमीटर स्टोन देखकर पता लग रहा है कि उसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि दिल्ली उसने क्या माना है, उसने दिल्ली पहुँचना है, यानी कि दिल्ली रेफरेंस पॉइंट है। और जैसे जैसे ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है, 40, 30, 20, उसको पता लग रहा है कि वो दिल्ली पहुंचने वाली है, उसका डिस्टेंस कम हो रहा है। इफ़ द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 70 किलोमीटर एज शोन इन फिगर 5.13, वी कैन से डैट द पोजीशन ऑफ पद्मा इज 70 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। अगर किलोमीटर स्टोन पे 70 लिखा है तो पद्मा को ये पता लग रहा है से डेट द पोजीशन ऑफ द पद्मा, यानी कि पद्मा की पोजीशन कहाँ पे है, 70 किलोमीटर दूर है दिल्ली से। व्हेन द किलोमीटर स्टोन रीड्स दिल्ली 60 किलोमीटर, द पोजीशन ऑफ पद्मा इज एट 60 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। और जब किलोमीटर स्टोन पे क्या लिखा है, 60 किलोमीटर लिखा है, तो ये पता लग रहा है कि जो पद्मा की पोजीशन है वो दिल्ली से
60 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट है हमारे पास, डज दिस मीन दैट द पोजीशन ऑफ पद्मा विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम। डज दिस मीन, क्या इसका ये मतलब है कि जो पद्मा का पोजीशन ऑफ द पद्मा की जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट इज चेंजिंग विद टाइम, टाइम के अनुसार, ठीक है, पद्मा की पोजीशन क्या हो रही है, रेफरेंस पॉइंट से चेंज हो रही है। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो रेफरेंस पॉइंट के पास आती जा रही है, यानी कि उसकी जो पोजीशन है वो टाइम के अनुसार चेंज हो रही है। When does the position of an object change with respect to a reference point? रेफरेंस पॉइंट के अनुसार पोजीशन, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो किस तरह, कब चेंज होती है। डज इट चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, क्या ये तब चेंज होती है पोजीशन जबकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे उसकी बस मूव कर रही है उसकी पोजीशन चेंज होती जा रही है टाइम के अनुसार। 5.6 है आगे, मूविंग थिंग्स। अब एक एक्टिविटी दी है इसने 5.2, लेट अस एक्सप्लोर, लुक अराउंड एंड प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ 5 ऑब्जेक्ट दैट आर इन मोशन एंड 5 ऑब्जेक्ट दैट आर एट रेस्ट। आपने 5 आसपास देखना है और 5 ऐसी चीज़ों को चुनना है, ठीक है, जो मोशन में है, जो गति में है, और 5 ऐसी चीज़ों को चुनना है जो रेस्ट में है, यानी कि वो गति नहीं कर रही है, एक ही जगह पर है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 5.3 ये टेबल दी है, यहाँ पे आपने रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन को। थिंक अबाउट हाउ यू डिसाइडेड वेदर एन ऑब्जेक्ट वाज इन मोशन और एट रेस्ट। अब आपने ये सोचना है कि आपने ये कैसे निश्चित किया, कैसे सुनिश्चित किया कि कोई वस्तु गतिशील है यानी कि मोशन में है, या फिर कोई वस्तु रेस्ट पे यानी कि स्थिर है, ठीक है। राइट योर एक्सप्लेनेशन इन टेबल 5.3, आपने जो निर्णय लिया है, जो डिसाइड किया है, उसको आपने किस में लिखना है, 5.3 में लिखना है। तो ऑब्जेक्ट इन मोशन, काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो काउ है घास चर रही है फील्ड में, तो आपने इसको बताना है कि कैसे वो मोशन में है या रेस्ट में हो। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये ट्री है, फिर आपने जस्टिफिकेशन देना है, ठीक है। तो काउ ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे हम, और काउ उस रेफरेंस पॉइंट से अपनी जो डिस्टेंस है, जो अपनी पोजीशन है, वो टाइम के अनुसार चेंज कर रही है, कभी वो इधर जा रही है, कभी वो इधर जा रही है, तो उसका चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि काउ मोशन में है। और ट्री वहीं खड़ा है, मान लो कोई रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं, ट्री को देखते हैं कि क्या उस रेफरेंस पॉइंट से टाइम के अनुसार, टाइम बीतने के अनुसार ट्री की पोजीशन चेंज हो रही है, तो आप देखोगे कि ट्री की पोजीशन चेंज नहीं हो रही, तो वो रेस्ट पे है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। कंपेयर एंड एनालाइज योर जस्टिफिकेशन, जो आपने जस्टिफिकेशन दिए हैं उसको आपने कंपेयर करना है और एनालाइज करना है, ठीक है, उसकी तुलना और विश्लेषण करना है। हाउ कैन वन डिसाइड इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन और एट रेस्ट, कोई कैसे ये डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, या स्थिर है, रेस्ट में है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन, अब ये आंसर दे रहा है इसका, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम। एक ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु मोशन में तब होगी जब उसकी पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के अनुसार, ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या होगी, चेंज होगी। जैसे जैसे टाइम बीतेगा रेफरेंस पॉइंट के अनुसार उसकी जो पोजीशन है वो चेंज होगी, तब उस वस्तु को हम मोशन में कहेंगे। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट विद टाइम, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता रेफरेंस पॉइंट को से, ठीक है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता रेफरेंस पॉइंट के अनुसार, इट इज़ सेड टू बी एट रेस्ट, तो उस वस्तु को रेस्ट पे कहा जाएगा कि वो वस्तु स्थिर है। आगे हमारे पास है, अब ये दे रखा है इसने कुछ, दीपा लुक्ड अराउंड हर इन बस एंड नोटिस्ड दैट ऑल द पैसेंजर वर सीटेड। जो दीपा है अपने बस में चारों तरफ देखती है और वो देखती है कि जितने भी पैसेंजर है, जितने भी यात्री हैं, वो बैठे हुए हैं। शी लुक्ड अराउंड अगेन आफ्टर ए मिनट एंड फाउंड देम स्टिल ऑक्यूपाइंग देयर
सीट्स। कुछ देर के बाद फिर दोबारा से वो देखती है चारों तरफ बस में, ठीक है, आफ्टर ए मिनट एंड फाउंड दैम, वो देखती है कि अभी भी सभी जो यात्री हैं वो अपनी सीटों पर बैठे हुए हैं। शी वंडर्ड, वो हैरान होती है, आर दे मूविंग, क्या ये मूव कर रहे हैं, क्या ये मोशन में हैं, क्या ये जो यात्री 5 मिनट थोड़ी देर पहले भी सीटों पे बैठे थे और अब भी सीटों पे बैठे हैं, क्या ये मोशन कर रहे हैं। She concluded that the position of the passenger was not changing with time. उसने ये डिसाइड किया और इस कंक्लूजन पे पहुंची कि ये जो पैसेंजर हैं टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। Therefore they were certainly at rest. इसलिए ये सभी यात्री जरूर किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, यानी कि स्थिर हैं, वो गति नहीं कर रहे हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं। However, when she looked outside, जब कि उसने बाहर देखा, जब उसने बाहर देखा तो क्या हुआ, she felt they were in motion as their position were changing with respect to things outside, ठीक है। पर जब उसने बाहर देखा, बस से बाहर देखा, तो उसने ये पाया, महसूस किया कि ये सभी अपनी पोजीशन बदल रहे हैं, ठीक है। जब उसने बाहर वाली चीज़ों को देखा, जैसे मान लो किसी पेड़ को देखा, तो पेड़ पहले 1 मिनट पहले, कुछ मिनट पहले, कुछ सेकंड पहले दिख रहा था और फिर बस उनकी आगे बढ़ गई और पेड़ वहीं रहा, ठीक है। तो यानी कि उनकी पोजीशन, अगर वो बाहर देखे, बाहर की वस्तुओं को देखे, तो उसको ऐसे लगा, ऐसे महसूस हुआ कि अब वो पोजीशन अपनी चेंज कर रहे हैं। मगर जब बस के अंदर देख रही है तो उनकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही। The reference point is important in deciding whether an object is at rest or in position. अब ये बता रहा है, इंपॉर्टेंट लाइन है कि रेफरेंस पॉइंट जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या मोशन में है। If दीपा considered herself or the bus as the reference point, then passenger were at rest. अगर दीपा खुद को रेफरेंस पॉइंट मान ले या बस को रेफरेंस पॉइंट मान ले तो पैसेंजर रेस्ट पर होंगे। उसको दिख रहा है कि भाई सभी अपनी जगह पे बैठे हैं, 5 मिनट पहले भी बैठे थे, अब भी बैठे हैं, तो कोई भी पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के अनुसार, तो उसको लगेगा कि रेस्ट पे हैं, अगर दीपा अपने आप को या बस को रेफरेंस पॉइंट माने। However, if she considered any object outside the bus, say a building as the reference point, then the passenger and the bus were in motion. अगर वो, अब दूसरे केस में, अगर वो रेफरेंस पॉइंट किसी बाहर वाले बस से, जो बाहर उसको ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको मानने, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी बिल्डिंग को वो मानने रेफरेंस पॉइंट जो बस से बाहर है, तब उसको ऐसे लगेगा द पैसेंजर वर इन मोशन, कि जो पैसेंजर हैं वो या फिर जो बस है वो मोशन में है, क्योंकि जो बस है या पैसेंजर है वो बाहर वाले रेफरेंस पॉइंट के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। अब इसने ये कहा थिंक इट ओवर, चलो देखते हैं क्या इसने। सपोज यू आर ट्रेवलिंग ऑन ए शिप विच इज़ मूविंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए काम सी। आप ये सपोज करो, मानो कि आप एक ट्रैवल कर रहे हो, किसमें, एक समुद्र के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, एक शिप में बैठे हो, और जो शिप है वो कांस्टेंट स्पीड से, उसकी स्पीड कम ज़्यादा नहीं हो रही, बिल्कुल एक स्पीड से वो चल रहा है अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन में, ऑन ए काम सी, और जो समुद्र है वो बिल्कुल शांत है, हिल डुल नहीं रहा है, ठीक है। सपोज देयर इज़ नो विंडो ऑन द शिप, और आप ये भी मानो कि उस शिप में कोई भी विंडो नहीं है, कोई भी खिड़की नहीं है, यानी कि आप बाहर नहीं देख सकते। इफ़ देयर इज़ देयर एनी वे डैट यू कैन डिटरमाइन वेदर द शिप इज़ मूविंग और इज स्टेशनरी, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे आप ये पता लगा सकें कि जो शिप मूव कर रही है या फिर एक ही जगह पर खड़ी है। जो आपका जहाज़ है, पानी का जहाज़, क्या वो मूव कर रहा है या एक ही जगह पर खड़ा है। तो इस केस में आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि आप बाहर तो देख नहीं सकते, ठीक है। जो अंदर है, अंदर जहाज के जो अंदर है, वहाँ पर आपको सभी स्टेशनरी लगेंगे कि कोई भी मूव नहीं कर रहा। अगर बाहर से कोई रेफरेंस पॉइंट उसको दिखता है तब वो बता सकता है कि ये जो जहाज है ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में हम ऐसा
नहीं बता सकते, हम यही कहेंगे कि जो शिप है वो स्टेशनरी है, क्योंकि उसको बाहर का रेफरेंस पॉइंट कोई भी नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 5.7 टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने टाइप की होती है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी है 5.3 लेट अस एक्सप्लोर। टेक एन इरेजर एंड ड्रॉप इट फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। आपने एक इरेजर लेनी है और उसको एक हाइट से गिराना है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, आप इसकी मोशन को ऑब्जर्व करेंगे। डज इट मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव करती है। वैन एन ऑरेंज ड्रॉप्स फ्रॉम द ट्री डज इट मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, और जब एक संतरा पेड़ से गिरता है तो क्या यह एक स्ट्रेट लाइन में गति करता है। हैव यू सीन द रिपब्लिक डे परेड, क्या आपने रिपब्लिक डे पर परेड देखी है। रिकॉल द मार्च पास्ट ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द परेड, आप याद करो कि बच्चे किस तरह से मार्च पास्ट करते हैं, ठीक है, परेड के दिन। डू दे मूव ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, क्या वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलते हैं, बिल्कुल सीधा चलते हैं, सीधी रेखा में। व्हेन ए हैवी बॉक्स इज पुश्ड इट में आल्सो मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, जब एक हैवी भारी बॉक्स को धकेला जाता है तो वह भी सीधी रेखा के अनुदिश गति कर सकता है। यानी कि ये सारे जो एग्जाम्पल उसने बताए हैं ये किसके हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन के हैं, ठीक है, लीनियर मोशन जिसको कहेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन इट्स मोशन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधी रेखा में चले, ऐसे चले या ऐसे चले, बिल्कुल सीधी रेखा में चले, तो उस मोशन को हम लीनियर मोशन कहेंगे। आइडेंटिफाई सच लीनियर मोशन इन योर सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में आसपास देखो कि कौन कौन सी चीज़ें लीनियर मोशन कर रही हैं। जो इसने एग्जांपल दिए थे, देखो हाथ से जब इरेजर को छोड़ा गया तो वो बिल्कुल ऐसे सीधी गिरी, तो ये लीनियर मोशन है। जब ये इसको धक्का दे रहा है तो ऐसे जा रहा है, ये लीनियर मोशन है। पेड़ से जब सेब संतरा गिरता है तो ऐसे सीधा गिरा, ठीक है। ये बच्चे ऐसे मार्च पास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सीधी रेखा में कर रहे हैं, तो ये भी लीनियर मोशन के एग्जाम्पल्स हैं। बट डू थिंग्स ऑलवेज मूव अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पर क्या जो चीज़ें हैं हमेशा स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करती हैं। यू माइट हैव इंजॉयड प्लेइंग ऑन स्विंग्स एंड मैरी गो राउंड्स, आर दिस टाइप ऑफ मोशन आल्सो लीनियर मोशन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यू माइट हैव इंजॉय, आपने इंजॉय किया होगा, प्लेइंग ऑन स्विंग्स आपने झूला झूला होगा, या फिर मैरी गो राउंड में आपने लिया होगा, ठीक है, उसका एक्सपीरियंस लिया होगा। क्या आर दे टाइप ऑफ मोशन आल्सो, क्या इनमें भी लीनियर मोशन होती है, तो इनमें लीनियर मोशन नहीं होती। कौन सी मोशन होती है उसको हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्टिविटी 5.4 लेट अस इन्वेस्टिगेट। टाई एन इरेजर और ए पोटैटो एट वन एंड ऑफ ए थ्रेड, एक धागे के एक छोर पर एक रबड़ या एक आलू बांधिए। होल्ड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड विद योर हैंड एंड व्हर्ल इट, इसके दूसरे छोर को यानी कि धागे के दूसरे एंड को हाथ से पकड़िए तथा इसे चित्र 5.15 की तरह घुमाइए। देखो ये आपको दे रखा है चित्र, ऐसे ये एक धागा था, धागे में एक एंड पे हमने आलू बांध दिया या फिर एक रबड़ बांध दी, ठीक है, और फिर इस जैसे ये लड़की ऐसे घुमा रही है इसको, इस तरह से आपने इसको घुमाना है, ठीक है। ऑब्जर्व इट्स मोशन, फिर इसकी मोशन को देखिए आप किस तरह की मोशन है। इज द मोशन ऑफ द इरेजर द सेम एज डैट ऑफ मैरी गो राउंड, क्या इस जो इरेजर की जैसे धागा बांध रखा है, जैसे आप घुमा रहे हो उसको, तो क्या उसकी मोशन मैरी गो राउंड की तरह है। और मैरी गो राउंड ये दिखा रखा है, देखो कैसे घूमता है मैरी गो राउंड, इस तरह से घूमता है, ठीक है। तो वैसी ही मोशन है, वो भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है। When an object moves along a circular path, its motion is called circular motion. जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है, घूमता है, तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। जब इस तरह से सर्कल में एक ऑब्जेक्ट घूमे, ठीक है, तो उसको सर्कुलर मोशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 5.5 लेट अस इन्वेस्टिगेट।
एक एक्टिविटी और है हमारे पास, टाई एन इरेजर और ए पोटैटो एट वन एंड ऑफ ए थ्रेड। थ्रेड के एक एंड पर आपको इरेजर या पोटैटो बांधना है, जैसे कि ये दिखा रखा है। ये एक धागा है, ठीक है, धागे पे हमने क्या बांधी है, एक इरेजर बांधी है। हैंग द इरेजर बाय होल्डिंग द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टेडी। आपने क्या करना है, हैंग द इरेजर, दूसरे जो पार्ट पे, दूसरे एंड पे क्या करना है, इरेजर को आपने बांध के ऐसे लटका देना है। एंड द अदर एंड ऑफ द थ्रेड, कीप योर हैंड स्टेडी, और आपने अपने हाथ को स्टेडी रखना है, बिल्कुल हिलाना डुलाना नहीं है, बिल्कुल सीधा रखना है जैसे इसने रखा है। यूजिंग द अदर हैंड, टेक द इरेजर स्लाइटली टू वन साइड एंड देन रिलीज। दूसरे हाथ का उपयोग करते हुए धीरे से रबड़ को एक और ले जाइए और फिर छोड़ दीजिए। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ से ऐसे रबड़ को ऐसे पकड़ना है दूसरे हाथ से, एक हाथ से तो आपने लटकाया है, दूसरे हाथ से रबड़ को पकड़ना है और इसको ऐसे यहाँ तक ले जाइए और फिर ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ से छोड़ दीजिए। यहाँ से छोड़ेंगे तो ऐसे आएगी, ये रबड़ ऐसे आएगी, यहाँ पे वापस आएगी, फिर यहाँ जाएगी, ठीक है, और फिर ऐसे जाएगी, फिर वापस ऐसे ये झूलती रहेगी, ऐसे 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 मूव करना शुरू कर देगी। डज इट स्टार्ट मूविंग टू एंड फ्रो, क्या यह टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर मूव करना शुरू कर देती है? कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी इधर जाएगी। इज इट्स मोशन सिमिलर टू द मूविंग ऑफ ए स्विंग, क्या इसकी मोशन, जो हमने एक्सपेरिमेंट किया है, क्या इसकी मोशन एक स्विंग की तरह है? जैसे ये झूला है, क्या इस झूले की तरह है इसकी मोशन? बिल्कुल ऐसी है। झूला कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, यानी कि कभी इधर कभी उधर। When an object moves to and fro about some fixed position, its motion is called oscillatory motion. अब oscillatory motion क्या होती है? जब कोई वस्तु किसी नियत स्थिति के इधर उधर, कोई नियत स्थिति है, कोई एक फिक्स पॉइंट है, इसके इधर उधर मूव करती है, गति करती है, तब उसकी गति क्या कहलाती है? ऑसिलेटरी मोशन उसको हम कहेंगे, उस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड पोजीशन क्या है, ये है फिक्स्ड पोजीशन मान लो, ठीक है। कभी रबड़ इधर गई, कभी रबड़ इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, ये फिक्स्ड पोजीशन के वो बार बार इधर उधर हो रही है, तो इस तरह की मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन कहेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी 5.6, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक ए थिन मेटल स्ट्रिप ऑफ अबाउट 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक 50 सेंटीमीटर लॉन्ग की एक मेटल शीट आपने लेनी है, मेटल आपने स्ट्रिप लेनी है, ठीक है। होल्ड इट्स वन एंड प्रेस्ड टू ए टेबल, इसका एक एंड मेज पर दबा दो, ठीक है। ये एक मेज है, यहाँ पे हमने ऐसे रख दी इसको, और ऊपर से हमने इसके बुक्स रख दी। यू मे यूज़ ए फ्यू बुक्स और ए ब्रिक टू होल्ड इट, ठीक है। इसको होल्ड करने के लिए, हमने इसको दबाने के लिए इसके ऊपर कुछ पुस्तकें रख दो, या फिर आप ईंट का उपयोग कर सकते हैं, या फिर ईंट रख दो इसके ऊपर। प्रेस द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिप स्लाइटली एंड लेट इट गो, जो इसका फ्री एंड है, ये वाला जो इसका फ्री एंड है स्ट्रिप का, इसको आपने क्या करना है, प्रेस करना है। क्या करना है, आपने इसको थोड़ा दबाना है, ठीक है, और फिर छोड़ देना है। जैसे आप इसको नीचे की तरफ दबाओगे और फिर छोड़ दोगे तो क्या होगा, ऑब्जर्व द मोशन ऑफ दिस एंड ऑफ द स्ट्रिप, आप इसकी मोशन को ऑब्जर्व करो। तो ये जो स्ट्रिप है कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे जाएगी, ठीक है। तो डज इट मूव अप एंड डाउन, क्या ये अप एंड डाउन मूव करती है? दिस इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, और ये भी क्या है, ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास, इफ एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स पाथ आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इट्स मोशन इज सेड टू बी ए पीरियोडिक। अब पीरियोडिक मोशन क्या होती है? यदि कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी जो मोशन है उसको दोहराती है, रिपीट करती है, तो
ऐसी मोशन को हम ऐसी मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। When an object is in a circular motion, it moves along the circular path again and again. जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर मोशन में मूव करता है, ठीक है, तो ये जैसे मान लो यहाँ से चला था, पॉइंट ए से चला था और फिर ये ऐसे फिर पॉइंट ए पे आ गया, फिर पॉइंट ए पे आ गया, फिर पॉइंट ए पे आ गया, ठीक है। इस तरह से बार बार ये क्या कर रहा है, अब रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो it moves along the circular path again and again. An object in oscillatory motion is also repeats its motion while moving to and fro. और जब वह ऑसिलेटरी मोशन करती है कोई वस्तु, तो इधर उधर मोशन करते हुए अपनी मोशन को वो दोहराती है, रिपीट करती है। बोथ सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक इन नेचर। तो जो सर्कुलर मोशन है उसको भी हम पीरियोडिक, ठीक है, पीरियोडिक कहेंगे, पीरियोडिक मोशन कहेंगे, पीरियोडिक कहेंगे कि ये पीरियोडिक है। और जो ऑसिलेटरी मोशन है वो भी क्या है, उसकी नेचर भी क्या है, पीरियोडिक है। यानी कि सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक है और ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक है। एक्टिविटी 5.7 लेट अस आइडेंटिफाई, ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, इसमें क्या करना है, लेट अस आइडेंटिफाई, आपको पहचानना है। लुक एट द पिक्चर ऑफ द चिल्ड्रन पार्क, चिल्ड्रन पार्क की आपने पिक्चर दी हुई है, अभी हम देखेंगे। और विजिट ए चिल्ड्रन पार्क, ठीक है, और आप या फिर विजिट कर सकते हैं चिल्ड्रन पार्क में, जाके देखिए। ऑब्जर्व डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन, आपने डिफरेंट काइंड ऑफ मोशन देखनी है कि कहाँ पे कौन सी मोशन हो रही है। क्लासीफाई दैम एज लीनियर, सर्कुलर एंड ऑसिलेटरी मोशन, आपने उसको फिर क्लासीफाई करना है, बांटना है कि यहाँ पे लीनियर मोशन हो रही है, सर्कुलर मोशन हो रही है या ऑसिलेटरी मोशन हो रही है। लिस्ट दैम इन ए टेबल, गिव योर जस्टिफिकेशन फॉर वाई यू पुट ईच इन ए सर्टेन कैटेगरी। फिर आपने क्या करना है, उसको एक टेबल में लिखना है, ठीक है, उसकी एक लिस्ट बनानी है, एक टेबल बनाना है, ठीक है। और फिर आपने ये बताना है कि आपने इसको इस विशेष कैटेगरी में क्यों रखा, कि ये कौन सी मोशन है, ठीक है। अब ये देखो, ये एक्टिविटी हमको ऐसे दे रखी है और हमको एक चित्र दे रखा है एक चिल्ड्रन पार्क का, बच्चों के पार्क का। तो अब हमें देख के बतानी है कि कौन सी मोशन कहाँ हो रही है। तो देखो, ये लड़की जो है ये झूले से ऐसे सीधी नीचे आ रही है, ऐसे सीधी नीचे आ रही है, तो ये कौन सी मोशन होगी, ये होगी लीनियर मोशन। तो मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ, लीनियर, ठीक है, लीनियर मोशन, ठीक। अब ये देखो, ये लड़की झूले से इसका हाथ छूटा है, इसने छोड़ा है हाथ और सीधी नीचे आ रही है, ऐसे सीधी नीचे आ रही है, तो ये भी कौन सी है, लीनियर मोशन, LM लिख दिया मैंने, ठीक है। आप देखो, ये बच्चे ऐसे सर्कल में ऐसे घूम रहे हैं, तो ये होगी सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब ये जो रस्सा कूद रहा है ये बच्चा, ठीक है, तो ये भी इसको ऐसे ऐसे घुमाएगा, ये ऐसे ऐसे घूमेगा ये रस्सा, तो ये भी कौन सी है, सर्कुलर मोशन। अब ये लड़की इस चित्र में क्या कर रही है, झूला झूल रही है, झूला कभी ऐसे ऊपर जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी मोशन होगी, ऑसिलेटरी मोशन। ऐसी ये वाला झूला है, जो ये लड़की कभी ये फिक्स पॉइंट है, कभी ऊपर जाएगी, ये नीचे जाएगा, ठीक है, ये लड़का नीचे जाएगा, लड़का ऊपर जाएगा, लड़की नीचे जाएगी, तो एक फिक्स पॉइंट पे क्या हो रही है, तो इसको बोलेंगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एक्टिविटी थी। इस तरह से आपने इस टेबल को भर देना है। स्विंग में, ठीक है, कौन सी है, ऑसिलेटरी मोशन है, मूविंग टू एंड फ्रो, इसका कारण आपने लिख देना है कि इन तीनों मोशन में से कौन सी है। तो इसका कौन सी मोशन थी, स्विंग में ये थी मूविंग टू एंड फ्रो, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन थी। ऐसे ही आपने इन सब का ऐसे लिख के ये टेबल तैयार कर देनी है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अब वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।